हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको सीडीपी में व्यक्तित्व नामक चैप्टर के बारे में बताऊंगी। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मुखौटा। यानी कि एक बालक जो विद्यालय में भूमिका निभाता है, वह विद्यालय से आने के बाद परिवार में उसकी भूमिका कुछ अलग होती है। वही बालक जब सहपाठियों के साथ या अपने साथियों के साथ खेलने जाता है तो उसकी भूमिका कुछ अलग होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बालक, वही बालक, लेकिन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसका समायोजन, उसका व्यवहार करने का तरीका कुछ अलग हो जाता है। तो यही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। अब इसे हम कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जान लेते हैं। गिलफोर्ड महोदय ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समन्वित गुणों का प्रतिरूप है, जबकि वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के जन्मजात व अर्जित गुणों का योगफल है। कैटल महोदय ने बताया कि व्यक्तित्व वही है जिसकी सहायता से हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति आने वाली समस्या के सामने कैसे प्रतिक्रिया देता है। और अंत में हम आलपोर्ट महोदय की परिभाषा को देखते हैं। हमने आलपोर्ट की परिभाषा को अंत में इसलिए लिया है क्योंकि आलपोर्ट की परिभाषा उपयुक्त दी गई सभी परिभाषाओं, जो भी मनोवैज्ञानिकों ने, भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, परंतु आलपोर्ट की परिभाषा उन सभी परिभाषाओं का निचोड़ है। आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर ही ऐसे गुण का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका समायोजन निर्धारित करता है। तो आगे हम व्यक्तित्व का विभाजन देखते हैं। व्यक्तित्व का विभाजन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग आधार पर निर्धारित किया है। हम सबसे पहले युंग महोदय द्वारा व्यक्तित्व का विभाजन देखते हैं। तो युंग महोदय ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। युंग का यह विभाजन व्यक्तित्व का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने पहले व्यक्तित्व के विभाजन में अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बताया है। ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित होते हैं, इन्हें बोलना, मिलना जुलना कम पसंद होता है। और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आत्मकेंद्रित होने के साथ साथ अत्यधिक भावुक होते हैं। बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व जो होते हैं वो समाज में मिलना जुलना, हंसना बोलना पसंद होता है और ये दूसरों से बात करने, दूसरों की समस्या को सुलझाने में उत्तेजित होते हैं। और उभयमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों व्यक्तित्व के गुणों का संगठन होता है। अर्थात ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को पता होता है कि समाज में कब कौन से स्थान पर बात करनी है, कौन से स्थान पर क्या कहना है। अब हम जानते हैं कि सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने व्यक्तित्व का विभाजन कैसे स्वीकार किया है। तो इन्होंने व्यक्तित्व को 3 गुणों में विभाजित किया है: सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, पूजा पाठ करने वाले होते हैं। जबकि रजोगुण वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहते हैं, हमेशा बोलना हंसना पसंद आता है। और तमोगुण वाले व्यक्तित्व जैसे कि तामसिक जिन्हें कह सकते हैं, या ऐसे गुण वाले व्यक्तित्व अत्यधिक क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं। आगे हम क्रैस्मर महोदय के द्वारा व्यक्तित्व का विभाजन स्वीकार करते हैं। इन्होंने क्रैस्मर महोदय ने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया है और ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला पाइटनिक, दूसरा स्थैनिक, तीसरा एथलेटिक, चौथा डाइप्लास्टिक। पाइटनिक जो होते हैं वो कद में छोटे मोटे, आराम पसंद और बहिर्मुखी होते हैं। अर्थात ऐसे लोगों को बोलना, मिलना जुलना, हंसना और थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। एस्थेनिक वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो शरीर से दुबले पतले, अत्यधिक सुंदर छवि वाले, कल्पनाशील, अर्थात वो किसी भी बात की कल्पना करने में अत्यधिक माहिर होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और बहुत ही ज्यादा अत्यधिक भावुक होते हैं। जबकि एथलेटिक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है,
कि एथलेटिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो कसरती होते हैं, अपने शरीर पर ध्यान देने वाले होते हैं, स्वस्थ होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, कम आराम करना इन्हें पसंद होता है और उग्र स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो उन्हें आराम करना या किसी कार्य को लेट लतीफ करना पसंद नहीं आता है। जबकि डायप्लास्टिक वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो उपयुक्त तीनों विशेषताओं से युक्त होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तित्व बहिर्मुखी भी हो सकते हैं, अंतर्मुखी, और ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है, जिसका क्रेशमर महोदय ने चौथे रूप में वर्गीकृत किया है। तो आगे हम देखते हैं, शेल्डम महोदय ने व्यक्तित्व का विभाजन 3 रूपों में वर्गीकृत किया है: एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मीजोमार्फिक। एंडोमार्फिक जो होते हैं वो गोलकाय, आराम पसंद, अंतर बहिर्मुखी। एक्टोमार्फिक लंबकाय, बात करने में तेज, और मीजोमार्फिक सुडोलकाय वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं। हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि ये जो व्यक्तित्व का विभाजन स्वीकार किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्तित्व को वर्गों में विभाजित करने के लिए किया गया है। इनका विभाजन सामान्यतः हर श्रेणी में देखने को मिलता है। अर्थात हर अलग अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग विशेषताओं और गुणों से युक्त होते हैं। आगे हम देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान वाले व्यक्तित्व होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वात प्रधान वाले व्यक्तित्व जो होते हैं वो ऊर्जावान होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए बहुत ही उत्तेजित होते हैं। जबकि पित्त प्रधान वाले व्यक्ति बहुत ही क्रोधी होते हैं और कफ प्रधान वाले व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने व्यक्तित्व के विभाजन में शेल्डम महोदय का, क्रेशमर महोदय का और आयुर्वेद के सांख्य दर्शन कपिल मुनि के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का विभाजन पढ़ा है। ये सभी विभाजन सिर्फ और सिर्फ एक आधार पर दिए गए हैं और इनके जो लक्षण होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सभी व्यक्तियों में या जिस तरीके का वर्गीकरण किया गया है उसी में वो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति आते हैं। अर्थात कुछ सामान्य गुणों के साथ तो कुछ विशिष्ट गुणों के साथ उनका विभाजन स्वीकार किया गया है। तो आगे हम जानते हैं व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण, ये 1921 में आया। 10 कार्ड होते थे। मैंने ये इन परीक्षणों को एक ही पेज में लिख दिया है ताकि इन परीक्षणों से संबंधित जो भी कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाए। तो 1921 में पहला परीक्षण आया और वो था हरमन रोशा का स्याही धब्बा परीक्षण। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि यह व्यक्तित्व परीक्षण का पहला परीक्षण नहीं था, बल्कि गाल्टन महोदय द्वारा दिया गया परीक्षण व्यक्तित्व का पहला परीक्षण माना जाता है। तो हर इंक ब्लॉक टेस्ट में क्या होता था, तो 10 कार्ड होते थे। 5 कार्ड काले और सफेद रंग के, 3 कार्ड लाल रंग के और 2 कार्ड अन्य कलर के होते थे। इंक ब्लॉक टेस्ट में जो होता था वो प्रयोजक को, यानी जिस भी बालक का व्यक्तित्व का विभाजन करना है उस बालक को ये प्रत्येक कार्ड दिखाए जाते थे इस पर, और इन कार्ड के जरिए वो बालक जिस तरीके की बताता था, उस कार्ड को देखकर जो भी बातें बताता था उस आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया जाता था। फिर मॉर्गन और मुरे ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बनाया 1935 में। इसमें 30 कार्ड होते थे और ये 30 कार्ड व्यक्ति को एक साथ नहीं दिखाए जाते थे, बल्कि एक कार्ड इसमें सादा होता था। इसलिए टोटल कार्ड अगर पूछें तो 31 कार्ड, नहीं तो 30 कार्ड, क्योंकि एक कार्ड सादा होता था। लेकिन मॉर्गन और मुरे द्वारा बनाया गया प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण बालकों पर नहीं स्वीकार किया जा रहा था। इसलिए लियोपोल्ड ब्लैक ने बाल अंतर्बोध परीक्षण स्वीकार किया और जिसमें भी 10 कार्ड होते थे। पाइन और टेंडलर ने वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया, फ्रॉयड ने स्वप्न विश्लेषण विधि दी, J.L. मोरिनो ने समाज मिति विधि दी थी और वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि दी थी। अब हम इनमें बताते हैं कि फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण 1879 में दिया था। इन सभी परीक्षणों से सिर्फ व्यक्तित्व का विभाजन स्वीकार किया जाता था। अर्थात जैसे कि पाइन और टेंडलर महोदय ने वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया था, तो इसमें क्या होता था कि एक पैराग्राफ होता था जिसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भरने होते थे। तो प्रयोज अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार और अपने चिंतन के अनुसार उस परीक्षण को पूरा करता था और जो भी परीक्षण बालक पूरा कर लेता था उसका व्यक्तित्व का विभाजन स्वीकार किया जाता था।
उसको उस अलग अलग व्यक्तित्व में विभाजित किया जाता था। J.L. मोरिनो ने समाज नीति विधि दी, वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि को हम पेंसिल विधि भी कह सकते हैं, कागज पेंसिल, अर्थात इसमें कुछ प्रश्न होते थे, उन प्रश्नों का उत्तर प्रयोज्य देता था। इस आधार पर उसके व्यक्तित्व का विभाजन स्वीकार किया जाता था। अब हम व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं। पहला, शब्द साहचर्य परीक्षण किसने बनाया? तो गाल्टन महोदय ने बनाया। क्लाउड पिक्चर परीक्षण बनाया स्टर्न महोदय ने। स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते थे? 10 कार्ड होते थे। किस परीक्षण में 30 कार्ड होते थे? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो क्रैस्मर महोदय ने। स्प्रेंजर ने मूल्य आधारित व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। तुलसीदास ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। व्यक्ति के व्यवहार का संपूर्ण सार ही व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना। इन तथ्य के बारे में यद्यपि हमने व्यक्तित्व नामक चैप्टर में पढ़ाई की है, अब हम इसमें से एक बार फिर से ये लाइन बताना चाहते हैं कि व्यक्तित्व के 5 वृहद कारक सिद्धांत किसने दिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैके और कोस्टा महोदय ने दिया है। और शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? क्रैस्मर महोदय ने। इन वर्गीकरण का नाम भी एक बार आप पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छे से। स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते थे? 10 कार्ड होते थे। फिर कौन सा परीक्षण बालकों पर नहीं प्रयुक्त होता था? वो था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, क्योंकि बाद में लियोपोल्ड ब्लैक ने बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किया बालकों के व्यक्तित्व के विभाजन के लिए। ये विभाजन सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए था। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।